यस बच्चों, बीटीसी फोर्थ सेम के जो बच्चे हैं, यहाँ पर आज आपका हिंदी में मैं डॉक्टर प्रशांत आपको बताऊंगा कि पिछली बार हमने आपको बताया था कि आपकी मातृभाषा, आपकी हिंदी का जो बेस है, जो आपको स्वरूप है, उसके कार्य हैं वह क्या है, वह हमने आपको पिछली वीडियो में हम आपको बता रहे थे। आज हमारा जो विषय जो है, वह जो हमारा टॉपिक है वह है अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। कि दूसरी भाषाओं के जो भी प्रकार हैं वहाँ पर आपकी हिंदी का जो ज्ञान है वो क्यों बालकों को दिया जाना चाहिए, क्यों वह ज्ञान बालकों को दिया जाना चाहिए। तो वह जो है बात हमारी कि दूसरी भाषा के तौर पर क्यों यह ज्ञान हमको दिया जाना चाहिए। तो क्या है कि दूसरी भाषा के उद्देश्य से मातृभाषा का ज्ञान देने के जो उद्देश्य जो होते हैं वह भिन्न भिन्न आपके होते हैं। ये उद्देश्य भाषा की स्थिति और जो पाठ्यक्रम में जो उसको महत्व जो उसको दिया गया है, जो स्थान उसको दिया गया है, वह उसी स्थान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। अच्छा, हिंदी संपूर्ण भारत की आपकी संवैधानिक भाषा है, मातृभाषा आपकी राजभाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है। तो वह बहुत से प्रकारों से यहाँ पर भिन्न भिन्न रूप में दिखाई गई है और बहुत से बालकों के लिए वह पढ़ना भी इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। बात क्या है कि केवल हिंदी के ज्ञान से ही काम नहीं चलने वाला है। दूसरी बात यह है कि हमको दूसरी भाषा के उद्देश्यों का भी हमको ध्यान देना है, ताकि जो व्यक्ति भी किसी भी भाषा को सीख रहा है वह दूसरे भाषा के वर्णों को सीखना चालू कर दे। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि बोले जाने वाली और कही जाने वाली, पढ़ी जाने वाली जितनी भी भाषाएं आपकी इतनी भी भाषाएं इतनी भी भाषाएं आपकी बोली जाती हैं, वह सभी भाषाओं को सीखने और जानने का उनको प्रयास करना चाहिए। अच्छा, बोली जाने वाली और पढ़ी जाने वाली, लिखी जाने वाली जो मातृभाषा देवनागरी है, हिंदी है, वह जानने के लिए हमको अपनी योग्यता का विकास भी करना पड़ेगा, या हमको यह सीखना पड़ेगा कि कहने वाली, बोले जाने वाली और लिखी जाने वाली मातृभाषा में कितना फर्क है। अच्छा, किंतु कुछ छात्रों को केवल बोध शक्ति के विकास तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। कहा जाता है कि केवल छात्रों को हिंदी का ज्ञान मिला है, केवल यही इतना ही संपूर्ण नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि किसी सिखाई जाने वाली सामग्री को छात्रों को यूं बताया जाए कि वह अपने भीतर के जो विचार हैं वह भी हिंदी भाषा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुति उसको वो दे सके। अच्छा, और हिंदी भाषा के ज्ञान देने का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य विचारों की अभिव्यक्ति का ज्ञान देना है कि हम अपने विचारों को हिंदी में कैसे व्यक्त पाएंगे कर। ठीक है, तो दोनों उद्देश्य क्या है कि दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करके जितने भी छात्र हैं उन छात्रों के जितने भी भाषा से संबंधी विकास कौशल बताए गए हैं, तो उन सभी कौशलों के विकास में एक होता है कौशल आपका सुनने का कौशल, कि हम किसी भाषा के कितने सारे वर्ड, कितने सारे पाठों को हम अपने जो हमारे ये स्वरभेदी यंत्र हैं, कान है,
तो हम कानों से सुनकर उनके स्वर और व्यंजनों को समझ सकें। तो जितने भी छात्र होंगे, अगर कोई प्राध्यापक उनको कुछ बता रहा है तो वह उस सुनी हुई हिंदी को जानकर के सुनने के बाद उसको उसके सही जो उसका रूप है उसमें बोल सकें और सही प्रोनाउंसिएशन भी उसका वह कर सकें। और छात्रों के सामने चाहे वह पढ़ी हुई सामग्री हो चाहे वह लिखित सामग्री हो, तो यह प्रयास करना चाहिए कि वह सहज रूप में बालकों को समझ में आ सके और बिल्कुल सही बोलने और इतने भी आपके लेखन के प्रकार बताए हैं, आपके कौशल बताए हैं, वो सबके विकास की भी आवश्यकता है। और इन सभी लेखन कौशलों के अतिरिक्त भी विद्यार्थियों को अनुवाद का जो कौशल है वह भी ज्ञान देना चाहिए कि अनुवाद किसी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद कैसे किया जाएगा, ताकि वह मातृभाषा और दूसरी भाषा का कंपैरिजन करें, उनमें प्रतियोगिता करें और प्रतियोगिता के बाद में यह जान सकें, समझ सकें कि हिंदी भाषा और दूसरी भाषा के ज्ञान में कितना फर्क है। अच्छा, दूसरी बात यह आती है कि जहाँ पर अहिंदी भाषी जो प्रदेश हैं, जैसे आपका सिक्किम हुआ, मिजोरम हुआ, असम हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, तो जहाँ जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही है वहाँ के जो बालक हैं उन वहाँ के बालकों को हिंदी वाक्यों को सही प्रकार से कैसे लिखा जाए, और अगर उनको आवश्यकता पड़े और वह देवनागरी में उन्हें बोलना पड़े तो यह भी उनको सीखना चाहिए। और इसके साथ ही हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम है वह भी ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। शब्दों के भंडार और वह शब्द कैसे बनाए गए हैं यह भी व्यवस्था बालकों को बतानी चाहिए। अच्छा, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का ज्ञान हिंदी साहित्य का ज्ञान देना नहीं है ना, कि वो शायद आप लोग भी इस बात को जानते हैं क्योंकि आप सब लोग BTLD के छात्र हैं, DLED 4th सेमेस्टर के साथ हैं, तो आपको पता है कि सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी में काफ़ी फर्क होता है। तो वह यह भी कह रहा है कि सामान्य हिंदी का ही ज्ञान या साहित्य हिंदी का ही ज्ञान दूसरी भाषा के रूप में वह हिंदी साहित्य हिंदी का ज्ञान वास्तविकता में बालकों के लिए हिंदी का ज्ञान नहीं है, केवल सामान्य हिंदी का जो ज्ञान है वह बालकों के लिए हिंदी का ज्ञान है। अच्छा, छात्र भाषा के जो जितने भी कौशलों के विकास हैं और जो उनके उद्देश्य हैं वह ये नहीं है कि वे गोस्वामी, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, सूरदास, जयशंकर प्रसाद का जो पूरा साहित्य है उसको जान सकें, उसको वो कंठस्थ कर लें, बल्कि यह कार्य वे जब वह बड़े स्तर पर पहुंच जाए, उच्च स्तर पर पहुंच जाए, तब वह करें, न कि माध्यमिक स्तर पर यह काम वह करें। छात्र कबीरदास और जायसी के विषय में कहीं बाहर से जानकारी प्राप्त कर ले, किंतु पाठ्यक्रम में वह कबीर और सूरदास को उनको नहीं दिखाना चाहिए, ना उन्हें पढ़ाना चाहिए, किंतु हिंदी में वे सही बातों को बोल पाएँ, अपनी पाठ्य पुस्तक में कह पाएँ, और जैसा कि और दूसरे विद्वान कार्य करते हैं अपनी भाषाओं के लिए, वैसा कार्य हिंदी भाषा के लिए भी यहाँ के विद्वानों को करना ही पड़ेगा। जैसे कि भारत में अंग्रेजी भाषा के विषय में जो विद्यार्थी कार्य करते हैं वह कार्य हिंदी के विषय में भी करना पड़ेगा। जब वे शेक्सपियर और मिल्टन के बारे में अनेक बातें बता देते हैं, किंतु प्रार्थना पत्र अगर उन बालकों को अवकाश के लिए देना हो तो वह मिस्टेक कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो
यह बात का भी हमको पूर्ण रूप से ध्यान देना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमको साहित्य पर काम नहीं करना है अगर हम प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा को सीख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि प्रथम उद्देश्य और द्वितीय उद्देश्यों को आपको ढंग से ध्यान देना है और हिंदी के सभी विकास के लिए, हर एक प्रकार के विकास के लिए, साम दाम दंड भेद विकासात्मक प्रक्रिया के लिए हमको हिंदी भाषा के उद्देश्यों को समझना पड़ेगा और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी हासिल करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा था टॉपिक आज ये वहीं तक होता है। इसके बाद जो हमारा अगला जो आता है टॉपिक वह हमारा जो टॉपिक है इसके बाद का हिंदी भाषा के लिए जो टॉपिक है अन्य भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ये क्या है कि अगर हम दूसरी भाषा को सहज और स्वाभाविक प्रकार से जो भी उसका रूप है उसमें अगर हम लेते हैं तो भाषा के जानने में, उसको सीखने में अत्यधिक प्रगति होगी या कि नहीं होगी। तो यह कुछ भाषा के जो अध्यापन के जो कार्य हैं उनके जो प्रमुख उद्देश्य और जो उनके नियम जो बताए गए हैं वह पॉइंट्स में आपकी पुस्तक में बताए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले बोलने वाली और दूसरे की सुनने वाली जो भाषा है वह बालकों को बताई जाए, बाद में पठन और पाठन का उनको ज्ञान दिया जाए। बस सबसे पहले वह उसको बोलना और अपने कानों से उसको देखना सीखें, सुनना सीखें। पाठ्यक्रम में वह बाद में पढ़ाई जानी चाहिए। सेकंड आपका जो उद्देश्य है, सिद्धांत है कि कुछ आधारभूत बातों को बालकों को सही प्रकार से उन्हें याद करवा देना चाहिए। जैसे कि उसकी वर्णमाला, स्वर भेद, व्यंजन भेद जो भी आपके ये बताए गए हैं तो यह भी बालकों को बता देना चाहिए। दूसरा क्या है कि वर्णों की बनावट और शब्दों का जो प्रकार है उसका इतना अभ्यास बालकों को पॉइंट नंबर 3 में ये बता रहे हैं कि इतना बताना चाहिए कि वह प्रयोग करने की बालकों में हैबिट हो जाए या उसकी आदत पड़ जाए। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 है कि जितने भी वर्ण की साउंड संबंधी वेद हैं, ध्वनि संबंधी जो वेद हैं वह कैसे कैसे हैं, तो वो है मतलब वो फैक्ट बनाकर, आरेख बनाकर, पेंटिंग बनाकर, चित्र बनाकर हमको बालकों को ज्ञान देना चाहिए। 5वां पॉइंट है क्या कि आपकी शब्दावली पर कंट्रोल करना चाहिए कि बालकों को प्रत्येक जो शब्द है उसको जानना, उसको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर जो अगला जो आपका आता है 6 नंबर है, वह बोलता है कि बालकों को देखकर सीखने और उसका अभ्यास और उसको कैसे प्रस्तुत करना है, ये प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हिंदी भाषा का ज्ञान उनको दिया जाना चाहिए। कि मतलब हम बालकों को स्वयं पहले बोल करके दिखाएं, उसकी प्रस्तुति दें ताकि वह उसको सीख सकें और फिर वे बालकों को बता सकें, उसका ज्ञान पा सकें। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 आपका कहता है कि मातृभाषा और दूसरी भाषाओं के वर्ण विन्यास और उनके शब्द विन्यास में कितना फर्क है, वाक्य विन्यास में भी, यह भी फर्कों का जो अंतर जो है, जो भेद है, उसका ज्ञान भी बालकों को दिया जाना चाहिए। और पॉइंट नंबर आपका जो 8 है वह कहता है कि जिन बनावट पर मौखिक कार्य हो जाए वही पठन और
लेखन के लिए भी दिए जाए। कि मतलब हम जिस पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं वह पॉइंट्स पर वह बालक अपना जो बोल करके भी कार्य कर सकें, तो वही हमको पठन और लेखन में भी दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर आपका 9 है कि इस बनावट में नुस्तीकरण करना चाहिए, कि हमको वर्णों का जो भेद है, वर्णों की जो बनावट है, वह भी हमको बालकों को ढंग से सही प्रकार से बता देनी है। पॉइंट नंबर 10 है कि अनुवाद का भाषा कार्य स्थापन न समझा जाए और भाषा के व्यवहार के बारे में बताया जाए। कि वैसा ना हो कि हम बालकों को सिर्फ हिंदी ही पढ़ाते रहें, उसका ज्ञान देते रहें, जबकि नहीं, बालकों को दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करना भी बताना चाहिए कि वह सेंटेंस को कैसे अंग्रेजी टू हिंदी, हिंदी टू पंजाबी, पंजाबी टू उर्दू, ऐसे मतलब दूसरी भाषा का और भाषा हिंदी भाषा में अनुवाद करना। और यह भी बताया जाए कि भाषा का जो व्यवहार जो है वह क्या है, और उसको बार बार प्रैक्टिस के तौर पर उनको ज्ञान देते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 आपका कहता है कि हिंदी प्रदेशों में मान्य एवं प्रचलित हिंदी का ज्ञान बच्चों को दिया जाए, न कि कोई भी मन से सोचा हुआ कोई भी रूप बना करके हमको बालकों के सामने प्रस्तुत नहीं करना है। जो उस प्रदेश, उस गांव, उस कस्बे में जो भाषा मान्य हो, जो प्रचलित भाषा हो, जो पूर्वजों द्वारा पढ़ाई जा रही हो, वह ही भाषा को बच्चों को ज्ञान देना है, ताकि वह उससे बहुत ही जल्दी अपने आप को महसूस पाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 12 के अभ्यास पर खूब ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक आपने दोहा भी आपने सुना होगा कि रत करत अभ्यास के अड़मत हो, तो मतलब क्या है कि अगर कोई प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फॉर योर विजडम, आपकी ज्ञान के लिए, बुद्धि के उसके लिए आपका अभ्यास करते रहना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 13 है कि बालकों की भाषा को ठीक करते रहना चाहिए। मतलब प्राध्यापक को चाहिए कि जैसे जैसे बालकों का लेवल बढ़ता जाए, स्तर बढ़ता जाए, तो प्राध्यापक उस भाषा के स्तर को भी ठीक करता रहे, उनमें गलतियों को देखता रहे और उसे ठीक करता रहे। अच्छा, पॉइंट नंबर 14 कहता है कि धीरे धीरे भाषा में गति एवं सुंदर शैली के विकास का भी ध्यान दिया जाए, कि जैसे जैसे हम भाषा को सीखते चलें तो भाषा के वर्णों की बनावट, उसकी गति, उसकी पदा शैली, हर एक चीज़ पर भाषा के विकासात्मक पक्ष पर हमको ध्यान देना ही है, ताकि हमको हिंदी का विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त हो। अच्छा, पॉइंट नंबर 15 कहता है कि तात्कालिक पुनर्बलन की आवश्यकता है, सही भाषा को तुरंत सही बताकर छात्रों का उत्साह बढ़ाया जाए। जैसे कोई छात्र हिंदी भाषा में सही काम कर रहा है, तो प्राध्यापक को चाहिए कि एकदम उसकी हौसला, उसका वर्धन करें, ताकि उसका इंटरेस्ट जो है, उसका मन जो है वो हिंदी भाषा की ओर पहुँचे। और पॉइंट नंबर 16 आपका कहता है कि हिंदी भाषी लोगों के प्रति स्नेह और हैबिट तथा दूसरे अन्य स्वस्थ भावों का विकास किया जाए, और हिंदी की जो पूरी पुरातन जो प्रकार है, वह पुरातन प्रकार के प्रति भी बालकों की आस्था को बनाया जाए। मतलब है कि जो जो व्यक्ति हिंदी को बोल रहा है, हमको हिंदी बोलने वाले को ऐसे नहीं देखना है कि यह बहुत ही जाहिल व्यक्ति है और किस भाषा में बात कर, अंग्रेजी बोलने वाले बहुत बुद्धिमान हैं, हिंदी बोलने वाले जाहिल हैं, मूर्ख हैं, ऐसा हमको नहीं दिखाना है। जबकि हमको यह दिखाना है कि हिंदी भारतीयता की जान है, भारतीयता की प्राण है, जो कि हमको वही प्रकार से बच्चों को दिखाना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 17 कहता है हिंदी भाषी व्यक्तियों के सांस्कृतिक परिवेश में सही तात्पर्य से ही छात्र का परिचय हो और सांस्कृतिक संदर्भों का स्पष्टीकरण दिया जाए। ये पॉइंट आपको क्या कहता है कि हिंदी भाषियों के व्यक्तियों में जो भी उनका पूर्वजों द्वारा जो भी परंपराएं और सांस्कृतिक
जितनी भी बातें चली आ रही हैं, विचारधाराएं चली आ रही हैं, तो वह सब विचारधाराओं के बारे में भी छात्रों को परिचय दिया जाना चाहिए और सांस्कृतिक संदर्भों का भी स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए, ताकि वह हिंदी भाषा के महत्व को समझें और हिंदी भाषा के ज्ञान पर अपना एकाधिकार दिखा सकें, साधिकार प्राप्त कर सकें। और पॉइंट नंबर लास्ट आपका 18 नंबर कहता है, 18 नंबर पॉइंट आपका कहता है कि हिंदी के ज्ञान में दिगम संबंधी उपलब्धि का ध्यान ज़्यादा रहे और एंटरटेनमेंट या दूसरे भाषीय को प्रसन्न का ध्यान रहे कम। मतलब क्या है कि हम हिंदी भाषा से ज़्यादा हम बातों को सीख सकें और हमारा ध्यान भाषा को जानने में ज़्यादा रहे, ना कि भाषा के द्वारा जो हमारा एंटरटेनमेंट हो, या फिर जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों को सुख देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना है, जबकि हमको हिंदी के महत्व को ही बढ़ाना है। तो आज यहाँ तक मैंने आपको आज बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि भाषा को सीखने की क्या विधियाँ होती हैं। तो आज आपके 4th सेम का मैंने आपको ये पॉइंट आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही शीघ्र आपको दूसरी बातों के बारे में भी बताऊंगा। मैं डॉक्टर प्रशांत आपका स्वागत करता हूं बच्चों, बाहर व्यक्त करता हूं। और जिन बच्चों ने अब तक अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, मेल नहीं किए हैं, वह अपने चौधरी साहब के आज्ञा अनुसार अपना कार्य करें। जैसा वह कह रहे हैं वैसे ही उसको भेजें, क्योंकि आपकी बार की इतनी भी मार्किंग की जाएगी वह विद्यालय के इंटरनल मार्क्स पर ही डिपेंड होगी, आश्रित होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस बात का भी ध्यान देना है और आपको यह चीज़ें भी सीखते हुए जानी है। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अपने घर पे रहें। महामारी अभी आपके देश से बाहर नहीं गई है, तो लापरवाही ना बरतें, मास्क पहने रहें और ध्यान दें और अपनी फैमिली का भी ध्यान दें। बाय एंड गुड बाय। टेक केयर फॉर योर स्टूडेंट्स।